वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। पिछले लेक्चर में हमने एक क्लासिफिकेशन थ्योरम सीखा। अगर ए, एच और बी तीन रियल नंबर्स हैं जो तीनों के ही तीनों ज़ीरो नहीं हैं, कोई दो ज़ीरो हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर अगर हम ये कर्व कंसिडर करें, यानी वो कर्व जो इस इक्वेशन से डिफाइंड है, तो उसकी तीन संभावनाएं हैं। या तो वो केवल ऑरिजिन होगा, और ऐसा तब होता है जब एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, या फिर वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन होगा, और वो तब होता है जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, या फिर वो एक पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन होगा, और वो तब होता है जब एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, सो ये हमने सीखा। और हमने फिर ये भी सीखा कि अगर हमें ऐसी एक इक्वेशन दी हुई है जहाँ पे मान लें बी ज़ीरो नहीं है, सो दैट अगर कोई भी, या कैसे बोलूँ, मान लेते हैं ये इक्वेशन दी है और ये भी दिया हुआ है कि इस केवल ऑरिजिन नहीं है, ये इन दोनों में से किसी एक सिचुएशन वाला कर्व है, तो हम कैसे निकालें वो लाइंस या वो लाइन जो ये कर्व है, डिपेंडिंग ऑन वेदर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी या एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। वो लाइन या वो लाइंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लें अगर बी ज़ीरो नहीं है तो वो लाइन हम इस रेसिपी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो वो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, पर ये सब एनीवे याद नहीं रखना है कि कैसे ये लाइंस कैलकुलेट करें, वो एक एक चीज़ याद नहीं रखनी है, कॉमन सेंस है। ऑल राइट, some problems for practice, and now let us get started। तो एक छोटा सा फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। अगर हमारे पास एक ये पेयर ऑफ पॉसिबली द सेम लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन ये दिया हुआ है, यानी कि बस हमें इतना दिया है कि दिस इज़ नॉट जस्ट द ऑरिजिन। इन अदर वर्ड्स हमें ये बता दिया गया है कि एच स्क्वायर इज एटलीस्ट ए बी। ये जो पहली लाइन मैंने लिखी कि ये जो कर्व है दिस इज अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, पॉसिबली द सेम लाइन, यानी ये भी हो सकता है ये केवल एक लाइन है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, या फिर ये दो लाइंस, दो डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी कि ये केवल ऑरिजिन है वो हम बस मान रहे हैं कि नहीं है। ये भी मान लें कि बी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ऐसा मानने से क्या होगा कि जो भी लाइन या जो भी लाइंस ये कर्व है उनमें से कोई भी लाइन वर्टिकल नहीं है या कोई भी लाइन वाई एक्सिस नहीं है। ये मानने से बस ये हो रहा है। और जब ये मान लिया तो अब हम सम ऑफ स्लोप्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी लाइन वर्टिकल नहीं है तो कोई भी लाइन का स्लोप इन्फिनिटी नहीं है, तो हम सम ऑफ स्लोप्स की बात कर सकते हैं। और हम कह रहे हैं जो सम ऑफ स्लोप्स है वो -2h/b है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर ये रिपीटेड लाइन्स हैं, यानी दिस इज ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, तो जब हम सम ऑफ स्लोप्स बोल रहे हैं तो हम एक ही स्लोप को दो बार गिनेंगे। वो है एक ही लाइन पर वो दो बार रिपीट हुई है, राइट। अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो ये जो कर्व है ये है तो एक ही लाइन पर वो दो बार रिपीट हुई है सोटू से। तो जब हम सम ऑफ स्लोप्स बोल रहे हैं तो हम वो एक ही स्लोप को दो बार जोड़ करके जो संख्या मिलेगी उसकी बात कर रहे हैं। अगर वो डिस्टिंक्ट लाइन है तो हम दोनों स्लोप्स को ऐड कर रहे हैं, कोई उसमें समस्या नहीं है। पर अगर वो एक ही लाइन है तो हम उसे सोचेंगे कि वो है वास्तव में दो लाइंस पर रिपीट हो गई है, एक लाइन और फिर वही लाइन दूसरी बार, तो सम ऑफ स्लोप्स मतलब एक ही स्लोप को दो बार जोड़ना। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स वो हम कह रहे हैं a/b है, और उसी तरह से डिफरेंस ऑफ स्लोप्स का मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर m1 और m2 स्लोप्स हैं तो m1 - m2 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो हम कह रहे हैं वो इसके बराबर है। तो ये तीन चीज़ें हमें प्रूव करनी है। वेरी वेरी सिमिलर प्रूफ्स में कुछ नहीं है, तीनों के ही प्रूफ्स एकदम एक जैसे होंगे। तो लेट द लाइंस बी तो ये जो पेयर ऑफ लाइंस है मान लेते हैं उनकी इक्वेशन ये और ये है, जिसमें अगर इफ़ दिस इज अ सिंगल स्ट्रेट लाइन तो m1 और m2 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देन दिस इज आइडेंटिकली ज़ीरो। मैं यहाँ x की जगह पे अल्फा लिख देता हूँ जस्ट फॉर क्लैरिटी, इज ज़ीरो फॉर ऑल अल्फा। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो कर्व है विच इज़ अ लाइन, ये जो लाइन है वो इस कर्व में कंटेन्ड है, तो इस पे अगर कोई भी पॉइंट उठाएंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
और इस पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम ऐसे उठा सकते हैं अल्फ़ा कॉमा m1 अल्फ़ा। तो अगर अल्फ़ा कॉमा m1 अल्फ़ा x और y की जगह पे, मतलब x की जगह पे अल्फ़ा, y की जगह पे m1 अल्फ़ा यहाँ रखेंगे तो वो ये चीज़ बन जाएगी और ये चीज़ ज़ीरो है, क्योंकि अल्फ़ा कॉमा m1 अल्फ़ा इस चीज़ पर लाई कर रहा है। सो दिस इज ज़ीरो फॉर ऑल अल्फ़ा विच इम्प्लाइज, तो इस तरह की रीजनिंग पिछली बार देखी थी। दिस इम्प्लाइज 2h m1 प्लस b m1 स्क्वायर, दिस इज ज़ीरो। एंड सिमिलरली, मैं एक्चुअली काफ़ी चीज़ें दोहरा दे रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट रिकॉल भी की थी ये चीज़, पर ठीक है, रीज़न पता होना बेहतर है, फार्मूला ना भी याद हो क्या फ़र्क पड़ता है। सिमिलरली दिस इज ज़ीरो, यानी कि व्हाट आर m1 एंड m2? m1 एंड m2 are the two roots of the quadratic a plus 2hw plus bw square, right? Two roots of this quadratic polynomial. तो ये तो वही बात हुई कि कैसे वो स्लोप्स कैलकुलेट करते हैं, ये वही बात है जो रिकॉल भी करी, पिछले लेक्चर में भी बात करी, पर ठीक है, उसकी पूरी रीजनिंग देखने में क्या बुराई है, बार बार भले ही देखने पड़ रही हो। तो m1 और m2 क्या है? इसी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं, तो अब सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स हम निकाल सकते हैं। सो दस m1 प्लस m2 दिस इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोएफिशिएंट ऑफ w का माइनस डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ w स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, दैट इज a बाई b। और डिफरेंस कैसे निकालेंगे? m1 माइनस m2, अगेन बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। m1 माइनस m2 का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर, या मैग्नीट्यूड लेने की आवश्यकता है नहीं, सीधा डिफरेंस का स्क्वायर, ये है m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और m1 प्लस m2 इज, अभी हमने निकाला, राइट और दिस इज जो हमें चाहिए वही है। सो दिस इज 1 अपॉन बी स्क्वायर, 4 अपॉन बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी नॉट स्क्वायर रूट ऑफ, h स्क्वायर माइनस ए बी, दैट्स व्हाट इट इज। तो इससे हमें मिला कि ये चीज़ इसके बराबर है, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो जो हमने बोला है वो आ जाएगा, तो इससे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो वेरी सिंपल थिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हो रहा है और कुछ नहीं। ऑल राइट, इलस्ट्रेशन हमें दिया है कि ये जो लाइंस हैं इसमें जो सम ऑफ स्लोप्स है दैट इज 4 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। तो क्वेश्चन में शायद ये वेल इट इज ऑलरेडी क्लियर कि दिस इज नेसेसरीली अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है ये चीज़ पॉजिटिव आ रही है, एच स्क्वायर भी पॉजिटिव है और ए टाइम्स बी भी पॉजिटिव है, तो इट नेसेसरीली ये डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन है। और हमें ये दे दिया गया कि जो सम ऑफ स्लोप्स है वो 4 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स के, और हमें ये भी पता है कि ये जो चीज़ें नॉन जीरो है, तो दिस ऑल मेक सेंस, सम ऑफ स्लोप्स हम कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्लोप इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो सी की वैल्यू पूछी है, सो ऑल वी नीड टू डू इज अप्लाई द फॉर्मूला जस्ट डिराइव्ड, सम ऑफ स्लोप्स, ये क्या है, दिस इज minus 2h by b, which is minus 2c by minus 7, and product of slopes, यह है a by b यानी कि 1 by minus 7। और हमें दिया है कि sum of slopes is 4 times the product, तो using that
उससे आया कि C इज 2, राइट? या दैट्स इट। अगला इलस्ट्रेशन हमारे पास दिया है कि ये एक पेयर ऑफ लाइंस थ्रू दी ऑरिजिन है, जिसका मतलब बस ये हुआ कि एच स्क्वायर इज एटलीस्ट ए बी, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि दोनों लाइंस सेम भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ये दो लाइंस और ये लाइन। तो ये जो लाइन है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स 1, वो मैंने ऐसे बनाई है ऑरेंज रंग में, और वो दो लाइंस जो हैं वो तो ये हैं ही। तो इस ट्रायंगल का एरिया पूछा हुआ है। ओके, तो इसको एकदम ब्रूट फोर्स से करेंगे तो बहुत समय लगेगा। कि इन प्रिंसिपल आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। आपको m1 और m2 मतलब ये जो दो लाइंस हैं इनके दोनों स्लोप्स आपको पता हैं, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हम एक्सप्लिसिटली कंप्यूट कर सकते हैं और फिर ट्राइंगल का एरिया लिख सकते हैं, पर वो बहुत समय ले लेगा, तो इसको हम थोड़ा बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम बोल देते हैं अल्फ़ा कॉमा m1 अल्फ़ा, और दूसरे वाले को बोल देते हैं बीटा कॉमा m2 बीटा। ठीक है, और हम अल्फ़ा को m1 के टर्म्स में लिख सकते हैं। m1 और m2 क्या है? m1 और m2 स्लोप्स हैं उन लाइंस के जो ये पेयर ऑफ लाइंस है, यानी इससे जो पेयर ऑफ लाइंस मिल रहा है उनके स्लोप्स हैं m1 और m2, राइट? पर हमको ये भी पता है कि ये जो पॉइंट है वो ऑरेंज वाली लाइन पर भी है, यानी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सो वी हैव p अल्फ़ा प्लस q m1 में अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ये अल्फ़ा हो गया, और उसी तरीके से बीटा सिमिलरली बीटा वुड बी 1 अपॉन p प्लस क्यू m2। ओके, और एरिया फिर क्या है? अल्फ़ा बीटा, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स अब हमने लिख लिया, एब्स्ट्रैक्टली लिखे हैं, पर इनके टर्म्स में इसका एरिया अगर लिखना हो तो क्या होगा? मैं डिटर्मिनेंट्स की भाषा में लिखूंगा। आप एरिया का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स अगर नहीं पता। सो द एरिया इज हाफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, जो कुछ नहीं है, जो है अल्फ़ा बीटा, वेल हाफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा m2 माइनस m1, यही है। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m2 माइनस m1। और ये तो हम जानते हैं क्या है ए बी और एच के टर्म्स में। आई थिंक ये आया था 2b अपॉन 2b टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर रूट। तो वो तो सेकेंड टर्म है। तो अल्फ़ा बीटा क्या है? व्हाट इज अल्फ़ा बीटा? लेट्स जस्ट कंप्यूट अल्फ़ा बीटा। सो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू this thing which is 1 upon ये चीज़ which is equal to सम ऑफ स्लोप्स हमको पता है -2h/b, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज a/b। तो अल्फ़ा बीटा को हमने लिख लिया ए बी एच पी क्यू के टर्म्स में। इसको हम जानते ही हैं क्या है, एक बार फिर से लिख ही देता हूँ। m2 माइनस m1 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी हम जानते हैं क्या है, दैट इज इक्वल टू, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, वो ये है। ठीक है, नहीं याद रहे तो डिराइव कर लें तुरंत। तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, वेल इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी फिर मिल गई यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेके, तो फिर हम ये निकाल सकते हैं। वॉट एवर जो भी फॉर्मूला आएगा कुछ अजीब सा आएगा। ओके, अगला इलस्ट्रेशन। ये जो पेयर ऑफ लाइंस है हमें दिया है, ये टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ये टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, और ये जो एक तीसरी लाइन हमें दी हुई है जो यहाँ लाल रंग में बनी है,
ये उस पैरेललोग्राम की एक डायगोनल है। तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब अगर फिगर में सोचें तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, वंस मोर ऐसा दिखेगा पैरेललोग्राम। ओके, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल, तो ये तो एक डायगोनल होगी, दूसरी डायगोनल कुछ ऐसी होगी, तो उसकी इक्वेशन बोला गया है कि इसके बराबर प्रूव करनी है। और फिर ये भी पूछा गया है कि वो पैरेललोग्राम अगर रोम्बस है तो ये होना आवश्यक है। मेरे ख्याल से कन्वर्स भी ट्रू होगा, वो हम देखेंगे, पर प्रश्न में बस अभी इतना ही पूछा है कि अगर वो पैरेललोग्राम दे दिया गया है कि रोम्बस था वास्तव में, तो ये भी होना पड़ेगा। पर अभी केवल इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल वो कैसे निकालेंगे। ओके, तो इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल के लिए जो स्ट्रेटजी दिमाग में आ रही है वो ये कि वो कुछ नहीं है, इसके मिड पॉइंट से, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे, उसके मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, वही है अदर दी अदर डायगोनल। तो मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। So this is the other diagonal. Okay, where this is the midpoint. तो अगर हम फिर से वही इनके कोऑर्डिनेट्स को कुछ बोल देते हैं, दिस इज अल्फा कॉमा m1 अल्फा, दिस इज बीटा कॉमा m2 बीटा। तो ये जो पॉइंट है, व्हाट इज दिस पॉइंट, अगर इसको m बोल लें तो हम जानते हैं m इज नथिंग बट दिस थिंग। और उस वजह से क्या है इक्वेशन उस लाइन की जो इससे पास हो रहा है और जो उससे पास हो रही है और ओरिजिन से पास हो रही है, वो है बस कुछ नहीं, y इक्वल्स दिस अपॉन दिस टाइम्स x। तो पिछले ही सोल्यूशन के जैसे हम सबसे पहले अल्फ़ा को लिख लेंगे इस तरीके से, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा। अगेन क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो अगर x की जगह पे अल्फ़ा और y की जगह पे m1 अल्फ़ा रखेंगे तो ये आ जाएगा सिमिलरली सेम थिंग फॉर द अदर पॉइंट। तो ये तो हमने पिछले में भी देखा था, फाइन। और इक्वेशन क्या है, सीधे इक्वेशन लिखते हैं डायगोनल के और फिर हम सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। सो द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल this is, well, y equals x times this upon alpha plus beta by 2, right? this upon this कायदे से ये भी नहीं लिखना चाहिए एकदम, अगर एकदम ही सही से करना है तो ये ना लिख करके हमें ये लिखना चाहिए कि दिस थिंग इज एक्चुअली हियर, क्योंकि जो पहले एक्सप्रेशन लिखा था उसमें समस्या ये हो सकती है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर ज़ीरो हो गया तो क्या क्या करेंगे। तो मैं उसको बस थोड़ा और बेहतर तरीके से लिख रहा हूँ। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल, ठीक है, विच इज सेम एज 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया है, राइट। कुछ नहीं है, अगर हमें पता है इस पॉइंट से अगर एक लाइन पास कर रही है और ओरिजिन से पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन ये है, ये तो बेसिक्स है। फिर बस सिंप्लीफाई किया और अब अल्फ़ा और बीटा के जो एक्सप्रेशंस हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है। सो नाउ सो द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल इज, अल्फ़ा की जगह पे ये रखा, बीटा की जगह पे उसका एक्सप्रेशन, राइट। आई होप आई एम नॉट मेकिंग अ मिस्टेक, ठीक है। सो दिस गिव्स अस ये आ रहा है, पर कैंसिलेशंस करते हैं तो ये चीज़ तो कैंसिल होगी, डिनोमिनेटर। जस्टिफाई क्यों ये सब ज़ीरो नहीं है, वाई इज़ इट ट्रू कि ये ज़ीरो नहीं है, वो ज़ीरो नहीं है पर आपको जस्टिफाई करना है। वेल मैं भी एक बार सोच ही लेता हूँ, अगर वो ज़ीरो होता
राइट, अगर वो जीरो होता तो अल्फा जीरो आ जाए, तो फिर जीरो टाइम्स अल्फा वुड बी वन विच इज़ मीनिंगलेस, ठीक है, तो वो जीरो नहीं है। एनीवे, बट थिंक फॉर योर सेल्फ, क्यों क्यों ये टर्म्स और ये टर्म जीरो नहीं है। तो ये कैंसिल हुआ और फिर उससे मिला हमें 2p प्लस q इंटू m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल टू p इंटू m1 प्लस m2 प्लस 2q m1 m2। ये इक्वेशन आ रही है और अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे m1 प्लस m2 और m1 m2 के फॉर्मूले, रादर उनके एक्सप्रेशंस। m1 plus m2 is 2h by b, again m1 plus m2 is 2 minus 2h by b, sorry, yeah, so minus 2ph by b plus 2 times q times what is m1 m2, m1 m2 is a by b, right, b is नॉन ज़ीरो, ये शायद मुझे बोलना चाहिए था। जो सारी रीजनिंग हम कर रहे हैं ये b नॉन ज़ीरो मान के कर रहे हैं, पर अब एक सेपरेट केस बनाएंगे जिसमें b ज़ीरो है। ये सारी रीजनिंग हमारी b को नॉन ज़ीरो मान के है, सो यहाँ पे लिख देता हूँ अस्यूम b नॉन ज़ीरो, दिस इज़ अ केस। अगर b ज़ीरो है तो बात काफ़ी सरल है, अगर b ज़ीरो है देन दिस इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ योर पेयर ऑफ लाइंस, वो आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें सब कुछ सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो रीजनिंग हमारी b को नॉन ज़ीरो मानते हुए है, बोलना चाहिए था मुझे पर अब बोल रहा हूँ। सो दिस इज़ द इक्वेशन और दैट गिव्स अस, टू तो सब जगह से हटाओ, सो टू को मैं नहीं लिखूंगा, तो बी पी या पी बी माइनस क्यू एच वाई, दिस इज इक्वल टू ए क्यू माइनस पी एच। ये आ रहा, अब ये पता नहीं मैच भी कर रहा है कि नहीं, बी पी माइनस क्यू एच, बी पी माइनस एच क्यू, ए क्यू माइनस एच पी, सो बी पी माइनस एच क्यू और क्या है ए क्यू माइनस एच पी लिख देता हूँ, तो ठीक है मैच कर गया, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड। तो ये है इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल। अब प्रूव करना है कि अगर वो पैरेललोग्राम रोम्बस है, एक स्ट्रॉन्गर कंडीशन अगर दी हुई है तो ये इक्वेशन होल्ड कर रही है, ये हमें शो करना है। सो हियर इज द थिंग, अ पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस इफ एंड ओनली इफ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। सो फॉर द सेकेंड पार्ट, use the fact that a parallelogram is a rhombus if and only if its diagonals are perpendicular to each other। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर अगर आपको नहीं एकदम से दिख रहा तो रुक करके इसे खुद से प्रूव करें, ऐसे ही सीखते हैं। कोई भी चीज़ सामने आई या तो तुरंत दिख रहा है क्यों ट्रू है, या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो रुक के सोचेंगे, ओके। और ये बात यूज़ करके फिर तुरंत ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि इस लाइन का स्लोप हमें पता है और ये जो लाइन दी है इसका स्लोप हमें पता है, उनका प्रोडक्ट आपको -1 करना है, तो वो करेंगे तो ये कंडीशन निकल के आ जाएगी। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू। आई थिंक दिस वाज द थर्ड इलस्ट्रेशन, ओके राइट। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट इलस्ट्रेशन। हमारे पास दो कर्व्स दिए हैं, जिसकी पहले की इक्वेशन ये है और दूसरी की इक्वेशन ये है। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि इस फॉर्म को हम अलग से स्टडी करें वगैरह, बस ये कुछ कर्व्स हैं, एक मैंने ये सफ़ेद रंग में बनाया है यहाँ पे और एक लाल रंग में बनाया हुआ ये एलिप्टिकल शेप में, ठीक है। हमें ये दे दिया गया है कि ये दोनों कर्व्स एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन पे तो इंटरसेक्ट करते ही हैं, ऑरिजिन इन दोनों पर है, वो तो क्लियर ही है। हमें दे दिया गया है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन वो एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये भी दे दिया गया है कि जो लाइन पी क्यू है, जिन 2 पॉइंट्स पर वो मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, उनका नाम अगर पी और क्यू है, तो ये भी दे दिया गया है कि ये जो लाइन है पी और क्यू को जोड़ने वाली, वो ऑरिजिन से पास नहीं करती, यानी ऑरिजिन पी और क्यू कोलिनियर नहीं है, ये बात हमें बता दी गई है। अब पूछा गया है कि
शो करें OP इज परपेंडिकुलर टू OQ, यानी ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तब और केवल तब जब ये कंडीशन होल्ड करती हो। ठीक है, ओके। सोचें इस पे, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आर्ग्यूमेंट बाय फॉर्म, जिसको मैं बोलता हूँ सोल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सो व्हाट इज द आइडिया? द आइडिया इज हम ज़बरदस्ती करके या कुछ एक ट्रिक खेल के इस पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिख लेंगे। एक बार हम पेयर ऑफ इन दो इस पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिख लेंगे, फिर हम ये तो तुरंत जानते हैं कब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स का फॉर्मूला हमें पता है। तो एग्जैक्टली वही करेंगे हम। सो उसको लिखने का क्या तरीका है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ मैं लिखने जा रहा हूँ, कंसिडर दैट, फिर उसे समझाऊंगा। सो कंसिडर दिस इक्वेशन, G2 टाइम्स माइनस G1 टाइम्स ये एक इक्वेशन लिखी, ये किसी चीज़ का लोकस है। कोई भी इक्वेशन लिख करके उसे ज़ीरो रखेंगे, वो किसी ना किसी चीज़ का तो लोकस है ही सही। पॉइंट ये है कि जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो लेट मी कलर दिस, ये G2 और G1 को कलर कर देता हूँ, ये हमने अपने मन से यहाँ लगाए हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड है ये कुछ ऐसा बनेगा, समथिंग टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग टाइम्स एक्स वाई, ट्वाइस और समथिंग टाइम्स एक्स वाई लिख देता हूँ, प्लस समथिंग टाइम्स वाई स्क्वायर, दिस इज ज़ीरो। इस फॉर्म का वो आ रहा है, आर्ग्यूमेंट बाय फॉर्म कर रहे हैं, वो इस फॉर्म का कुछ आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेल यहाँ पे आएगा G2A1 माइनस G1A2। सिमिलरली यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे कुछ आएगा, वो दैट इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट, मैं इसको इनफैक्ट छुपा ही देता हूँ कुछ हद तक। ठीक है, इस फॉर्म का कुछ आया। अब हमें पता है ये जो चीज़ बनी, ये जो भी लोकस है वो यही लोकस है, पर ये जो भी लोकस है दिस इज ईदर अ सिंगल पॉइंट, मीनिंग ईदर इट इज़ ओनली द ऑरिजिन, या फिर ये एक सिंगल लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन है, या फिर ये पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन है। तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी नो कि अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर सब्सटीट्यूट किए जाएं लेफ्ट हैंड साइड पर तो ज़ीरो मिलता है, क्योंकि पॉइंट P इस वाले कर्व पे भी था और इस पर इस वाले कर्व पे भी था। तो पॉइंट P रखने से ये लेफ्ट साइड ज़ीरो होता है, तो ये भी ज़ीरो हो रहा है। सिमिलरली पॉइंट Q रखने से भी ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो भी कर्व है जो हम जानते हैं, या तो ऑरिजिन है, या एक सिंगल लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, या फिर पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, पर ये जो भी है ये P और Q दोनों इस पर हैं। तो इसका मतलब वो पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन ही है, और इसके पास दूसरी पॉसिबिलिटी है नहीं, राइट? क्योंकि P और Q हमें दे दिया गया है, ऑरिजिन के साथ कोलिनियर नहीं है। तो P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है और ऑरिजिन यहाँ पर है, तो क्लियरली दिस इज नॉट ओनली द ऑरिजिन। द अदर थिंग इज कि शायद ये एक सिंगल लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन हो जाए, पर अगर ये सिंगल लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन है तो उसका मतलब ये जो लाइन है ऑरिजिन को P से जोड़ने वाली और ऑरिजिन को Q से जोड़ने वाली, ये सेम ही लाइंस हो जाएंगी, पर फिर ये कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा जो हाइपोथेसिस में दिया हुआ है। इस वजह से दिस इज एक्चुअली अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। और अब ये जो डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, यही तो पूछा गया है कि ये परपेंडिकुलर कब है, सवाल में यही पूछा गया है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर कब होती हैं, और वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर तब होंगी जब इनके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1। Okay, so now we can just calculate these brackets out. So let's do that. So the first bracket is this is और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या है, इसकी चिंता नहीं करनी है, ये हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें केवल फिर अब वाई स्क्वायर का कोऑर्डिनेट वो निकालना है एक्सप्रेशन, और वाई स्क्वायर का क्या आएगा, B1G2 माइनस G1B2। ये है, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1 करना है।
मतलब मुझे पूरी चीज़ लिखनी चाहिए। फॉर ओ पी एंड ओ क्यू टू बी परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप शुड बी -1 विच गिव्स अस right, which when you simplify this, when you shuffle this around, you will get this equation, right? This plus this एक साइड पे आ जाएगा और this plus this दूसरी साइड पर आ जाएगा, which is what you write. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आर्ग्यू नहीं करी, वो आपको करना है कि जब ये डिफरेंस किया तो क्या पता ये तीनों ही ज़ीरो हो जा रहे थे। अगर ये तीनों ही ज़ीरो हो जा रहे हैं तो उस केस में क्या, मैंने खुद नहीं सोचा, ये अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। ये तीनों ही ज़ीरो हो गए तो ये आर्ग्यूमेंट फिर वैलिड नहीं है, राइट? तो मे बी या तो सवाल में दिया होना चाहिए वो तीनों ज़ीरो नहीं है, या शायद किसी वजह से किसी तरीके से वो प्रूव हो जाए कि वो तीनों ज़ीरो नहीं हो सकते। सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। और दूसरा, जब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 किया तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ ज़ीरो ना हो, नहीं तो फिर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स वाला गेम हम नहीं खेल सकते, फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो वो कॉर्नर केसेस मैंने छोड़ दिए हैं, उस पर आप विचार कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं क्या मिला, ठीक है? So with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.